हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का एडिटोरियल। आज की डेट है हमारी 25 जनवरी 2024। ये हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पहला एडिटोरियल रहेगा, सेकंड पार्ट में सेकंड एडिटोरियल रहेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द शो। अच्छा, हम एडिटोरियल पढ़ने से पहले उसकी जितने भी डिफ़िकल्ट टर्म्स है और जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जो हो सकता है किसी को समझ में ना आए, ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ में ना आए, पर किसी किसी को समझ में ना आए तो मैं चाहूँगा कि इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर किसी को ये वर्ड्स नहीं पढ़ने तो आप डायरेक्ट एडिटोरियल पे स्किप कर सकते हैं। खैर, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, ये सारा मैं एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट से समझाऊंगा और यहीं कहीं से एडिटोरियल से ही उठकर जो हमारे वर्ड्स आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जाम्स में, वो डायरेक्ट वहीं से आ जाते हैं। पहला वर्ड है हमारा आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो का मतलब क्या होता है? अब ये जो वर्ड है आर्कीपेलगो, इसका मतलब होता है ऐसे आइलैंड, ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो टुकड़ों टुकड़ों में है। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है। जैसे अगर हम बोलें हिंदी में तो द्वीप समूह, ऐसा देश जो द्वीप समूह हो। ठीक है। जैसे कि यूके, जैसे मालदीव्स, जिसकी हम बात करेंगे अभी ट्यूटोरियल में। ठीक है, मालदीव्स। या फिर और भी बहुत सारे ऐसे होंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास है, जैसे ग्रीक भी है। ठीक है। ग्रीक में एक आर्किपेलगो है। ग्रीक नहीं, ग्रीक में एक टापुओं का समूह है। ठीक है। सिनोनिम से अगर हम आर्किपेलगो का देखें तो सिनोनिम से हो जाएगा हमारे पास आइलैंड चेन। ये सिनोनिम से। ठीक। आइलैंड चेन। फिर हो जाएगा आइल्स, ISLES आइल्स, अटोल और के। वहीं अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हमारे पास हो जाएगा मेनलैंड, MAINLAND, मेनलैंड। देन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। फिर हमारे पास बस कॉन्टिनेंट हो जाएगा, मेनलैंड हो जाएगा, है ना? हिंदी मीनिंग में आपको बता ही चुका हूँ। डीप, डीप सी, डीप। हिंदी मीनिंग है द्वीप समूह। ठीक। आर्किपेलगो मतलब ऐसे, ऐसा देश या ऐसा जमीन का टुकड़ा जो छोटे 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 आइलैंड से बटा हो। एग्जाम्पल में हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स। ये दो एग्जाम्पल्स है। ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारे पास वेलकम मेट। वेलकम मेट क्या होता है? देखो, वैसे शब्द बहुत आसान है पर किसी को जो कन्फ्यूजन हो सके, वेलकम मेट मतलब किसी के स्वागत में मेट बिछाना। जैसे रेड कारपेट बिछाते हैं ना किसी के स्वागत में, तो बहुत अच्छे से स्वागत करना। यहाँ पर जो मीनिंग है वो है स्वागत करना, स्वहृदय से स्वागत करना। ठीक है। वेलकम मेट। सिनोनिम्स में हमारे पास है रिसेप्शन। सिनोनिम्स में हमारे पास है रिसेप्शन, रिसेप्शन। और एंटोनिम्स में रिजेक्शन हो जाएगा ऑब्वियसली। भाई किसी को रिसीव कर रहे हो आप, किसी को आप रिसीव नहीं करना है, आप रिजेक्ट कर देते हो, आप किसी को मना कर देते, तो हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। सिनोनिम्स में हमारे पास रिसेप्शन है, ग्रीटिंग्स है, हॉस्पिटलिटी है। ठीक। ग्रीटिंग्स लिख सकते हो आप, हॉस्पिटलिटी लिख सकते हो। वहीं एंटोनियम में हमारे पास है, एंटोनियम में हमारे पास है रिजेक्शन, एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन का उल्टा हो जाएगा इंक्लूशन। एक्सक्लूशन मतलब किसी को छोड़ देना, इंक्लूशन मतलब किसी को लेके चलना। ठीक। एग्जाम्पल में क्या दूँ? वेलकम मेट में मुझे नहीं लगता एग्जाम्पल की आवश्यकता है, पर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। द न्यू पॉलिसी, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ लिखूँ, एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी इज़ अ वेलकम मेट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर।
भाई जो सरकार की नई नीति बनी है, जो नई पॉलिसी बनी है, वो एक वेलकम मेट की तरह है कि भाई एक रेड कारपेट सरकार ने बिछा दिया है। ये मेटाफोरिकली होता है, मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली रेड कारपेट बिछाया, पर इसका मतलब होता है कि ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिससे लगता है कि आपको इंक्लूड किया जा रहा है, आपका स्वागत किया जा रहा है, यू आर वेलकम्ड। ठीक है, यहाँ पर हम वेलकम मेट जो है वो मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, लिटरल सेंस में नहीं है, मेटाफोरिकल सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट। हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ट्रिटी जिसमें हम ये पता कर सकें कि भाई वाटर में जो हमारी सीमा है, जो हमारे लिमिटेशंस है, हमारे बॉर्डर्स है, वो कहाँ कहाँ तक, ये दो देश के बीच में होता है। कि भाई जैसे मालदीव्स और इंडिया, या फिर इंडिया श्रीलंका, तो वहाँ हमें पता करना है कि हमारी जो पानी में जो सीमा है वो कहाँ कहाँ पर है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट। हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट मतलब होता है जैसे एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सर्वे एंड मैपिंग ऑफ बॉर्डर, वो मैकिंग ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें वाटर बॉडीज को मैप किया जाता है, मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज। भाई सीमा तय करना कि किसका कितने, और ये नॉटिकल माइल्स में होता है। अगर ये मेन लैंड पे होता ना तो इसको हम सिर्फ माइल्स में करते हैं, पर जब वाटर बॉडीज़ का आता है तो मेरी टाइम का जब आता है तो हम नॉटिकल में करते हैं, नॉटिकल माइल्स। कि भाई आपके मान लो आपके देश की ये मेन लैंड है, ठीक है, इतना। अब इसके बाद समुद्र है, यहाँ पर ओशन है, और फिर यहाँ कोई दूसरा देश आ जाता है, तो इस देश का और इस देश की कितनी सीमाएं रहेगी समुद्र में, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट, हाइड्रोग्राफी मैपिंग। ठीक, कि यहाँ तक आप यहाँ तक फिशिंग कर सकते हैं, आप यहाँ तक अपनी सीमाएं ले सकते हैं। फिर यहाँ जैसे बहुत सी बार होता है कि भारत के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका के बॉर्डर्स में चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो फिर श्रीलंका के जो सोल्जर्स रहते हैं उनकी जो बॉर्डर आर्मी रहती है, वो उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। सिनोनिम्स में हम बोले अगर तो क्या, सिनोनिम्स में हमारे पास हो जाएगा नोटिकल मैपिंग, नोटिकल मैपिंग है ना, नोटिकल मैपिंग पैक्ट, नोटिकल मैपिंग। नोटिकल का मतलब ही वाटर से रिलेटेड, नोटिकल और एक होता है हमारा मेरी टाइम, दोनों वाटर से रिलेटेड। ठीक, नोटिकल मैपिंग पे। ठीक, डिसएग्रीमेंट, एंटोनिम्स में हमारे पास हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, और ये ऊपर वाले सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास रिबफ। रिबफ का मतलब क्या होता है? रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना किसी को, टू रिजेक्ट समवन, स्नब, ये सब इसके सिनोनिम्स है। रिपेल, एंटोनिम्स में हमारे पास है टू एक्सेप्ट, वेलकम, जैसे यहाँ पर नहीं वेलकम मेट, इसका हम एंटोनियम को लिख सकते हैं रिबफ, ये एंटोनियम हो जाएगा। देखो यहीं पर एंटोनियम दे रखा, यहीं पर सिनोनियम दे रखा, टू रिबफ और वेलकम। टू वेलकम, कभी किसी के स्वागत में वेलकम मेट लगाना, और वहीं किसी को रिबफ कर देना, एंटोनियम हो जाएगा रिबफ। एंट सिनोनियम हो जाएगा हमारे पास टू वेलकम, इंक्लूड, ये हमारा हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिनो एंटोनियम्स हो जाएंगे रिबफ के। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिटेंटे। अब डिटेंटे का मतलब क्या होता है? डिटेंटे का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ईजिंग, है ना। किसी के साथ आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, फिर आप उनके साथ चाहते हो कि आपका नुकसान हो रहा है रिश्ते ख़राब होने की वजह से, तो आप चाहते हो कि जो रिश्ते हैं वो वापस सुचारू रूप से चालू हो जाए, वापस नॉर्मल हो जाए, तो आपको उनको क्या करते हो आप, ईज ऑफ रिलेशन करते हो ना, ईजिंग अप रिलेशंस, ईजिंग अप द रिलेशंस, ये इस तरह से काम करता है। तो सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा हमारे पास डिडेंटे का, ईजिंग, ठीक है, रिलैक्सेशन, वहीं
हमारे पास एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी, ये सब सिनोनियम है। एंटोनियम में हो जाएगा हमारे पास हॉस्टिलिटी, ठीक, टेंशन, अभी इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो चल रही है टेंशन, ठीक, कॉन्फ्रंट्रेशन, कॉन्फ्रंट्रेशन यहाँ भी आएगा, तो कॉन्फ्रंट्रेशन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिटेंटे, ये इसका एंटोनियम है, डिटेंटे, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा कॉन्फ्रंट्रेशन है, कॉन्फ्रंट्रेशन का सिनोनिम हमारे पास क्या जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, ये सार, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। फिर फेस ऑफ, अभी गलवान वैली में हुआ था ना इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ, फेस ऑफ, क्लैश। एंटोनिम्स में हमारे पास क्या है, एंटोनिम्स में हमारे पास एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज, रेजोल्यूशन, और एक और लिख सकते हैं डिटेंट, जो अभी हमने पढ़ा है, डिटेंट, DETENTE, डिटेंट, ठीक है। होइस्टिंग हमारे पास एक शब्द है, होइस्टिंग नेक्स्ट शब्द। कन्फ्रंटेशन का अगर आप हिंदी में लिख सकते हो तो लिख लीजिए, किसी का सामना हो जाता ना, और डिटेंटे का हिंदी मीनिंग हो जाएगा संधि, ट्रिटी, ट्रिटी हो जाएगा। फोइस्टिंग का मतलब क्या होता है, फोइस्टिंग का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, टू फोर्स समवन, तो टू फोर्स समवन, थोपना, हिंदी में क्या होगा, थोपना। सिनोनिम्स में हमारे पास है इसके, सिनोनिम्स देखें तो इम्पोसिंग, देखो एक इम्पोसिंग होता है मतलब किसी पे थोपना, एक होता है इम्पोस्टर। आप इसको ना एक जैसा मत ले, आप ये मत सोचिए कि एक नाउन है और एक वर्ब है, नहीं ऐसा नहीं है। इम्पोसिंग मतलब होता है किसी पे थोपना, इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपिया। ये बिल्कुल अलग टर्म है, ये नहीं होगा, है ना। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया। इम्पोसिंग है हमारे पास सिनोनिम्स में, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पोसिंग, फोर्सिंग, ठीक है, थ्रस्टिंग, किसी एकदम फोर्स से किसी को थर्स्ट से करते हैं ना। वहीं एंटोनिम्स हमारे पास आ जाएगा, एंटोनिम्स हमारे पास है एक्सेप्टिंग, वेलकमिंग, ठीक, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अनगेनली का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड सिंपल है, फिर भी मैं बता देता हूँ अनगेनली का मतलब क्या होता है। अनगेनली के मतलब होता है कठिनाई से, ठीक, बड़ी मुश्किल से आप कुछ करते हो, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, मुश्किल से। सिनोनिम्स में हमारे पास हो जाएगा अनगेनली का, ऑकवर्ड, क्लमजी, इनएलिगेंट, और वहीं एंटोनिम्स हमारे पास हो जाएगा ग्रेसफुल, अजाइल, AGILE, अजाइल, एलिगेंट, देखो इनएलिगेंट, एलिगेंट, ठीक है, एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट, ये सब हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल में अगर हम बोलें तो हिज अनगेनली अटेम्प्ट एट डांसिंग थ्रू सम लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस, भाई
उसका जो अनगेनली अटेम्प्ट था डांसिंग में, वो उसने क्या करा, जो ऑडियंस था उसमें लाफ्टर लाया। ही वॉज नॉट एबल टू डांस वेल, बट स्टिल ही अटेम्प्टेड टू डांस, और उसका जो डांस था वो बहुत फनी था, बहुत अजीब सा था, तो ऑडियंस हंसने लगी। दैट्स इट। अनगेनली, कठिन से, बहुत मुश्किल से, दैट यू डोंट हैव दैट स्किल बट यू आर स्टिल ट्राइंग, एंड द आउटकम इज लाफेबल समटाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमस। एनिमस का मतलब क्या होता है? देखो ये वही वही जो जितने भी वर्ड्स देखे ना हमने, बहुत सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वही मिल रहे हैं हमें। फिर वही आया कॉन्फ्रंटेशन, एनिमस। एनिमस का मतलब क्या होगा? विरोध करना, विरोधी, विरोध। सिनोनिम्स में हम देखें, अगर सिनोनिम्स में, तो हॉस्टिलिटी, है ना, एनिमिटी, रिजेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट, टी आएगा, रिसेंटमेंट। ठीक है, वहीं एंटोनिम्स में अगर हम देखें, तो अमिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी, गुडविल, अफेक्शन। अफेक्शन का एक मतलब होता है लव, लव। आप लव कैसे उसी से करते हैं ना जिससे आप दुश्मनी नहीं करते, तो ऑब्वियसली अफेक्शन, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें, देर वॉज अ क्लियर एनिमस, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ, देर वॉज अ क्लियर एनिमस, देर वॉज अ क्लियर एनिमस बिटवीन द टू पॉलिटिकल राइवल्स, बिटवीन द टू पॉलिटिकल राइवल्स। भाई जो उनकी एनिमोसिटी थी, ठीक है, जो उनकी दुश्मनी थी काफ़ी एविडेंट थी, स्पष्ट थी, जो दोनों पॉलिटिकल राइवल के बीच में। शोर, शोर का मतलब क्या होता है? शोर का मतलब होता है किनारा, किराना नहीं, मैं कंफ्यूज होता, मेरी जुबान लड़खड़ा ला गई थी। किनारा, किनारा वही जो नदी का किनारा होता है या फिर ओशन का किनारा होता है, यही होता है शोर का मतलब। अब ये क्या होता है, मेटाफोरिकली यूज़ करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक तो हम बोलते हैं मुहावरा डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये होता है डूबते को किनारा मिल जाना, भैया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डूबते व्यक्ति को, ठीक है, किनारा मिलना, मतलब कोई किसी मुसीबत में था और उसको एक सपोर्ट मिल जाना। तो यहाँ पर शोर का मतलब होता है सपोर्ट। जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर शोर का मतलब होता है सपोर्ट। बाकी शोर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? किनारा। तो किनारा को हम किस तरह यूज़ करते हैं? जब नदी या ओशंस आते हैं, तो किनारे को हम किस तरह यूज़ करते हैं? सपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, हम लिटरल मीनिंग सिनोनिम्स के, तो कोस्ट होगा, COAST, कोस्ट, है ना। कोस्ट लाइन बोलते हैं ना, कोस्ट, कोस्टल एरिया, जहाँ पर समुद्र है उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया, कोस्ट लाइन। बीच, ये सब हमारे शोर में आते हैं। एंटोनिम से आगे इंटीरियर, मेनलैंड, ये होता है। तो इसका सिनोनिम से एंटोनिम से इतना फ़र्क नहीं है, पर ये जान लो कि शोर जो शब्द है, SHORE, वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो एडिटोरियल है उसमें यूज़ किया गया है। तो सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, सपोर्ट। जैसे हम जब एक पैरा रीडिंग आ जाएगा, पैराग्राफ रीडिंग वगैरह रहता है उसमें, अनसीन पैसेज आता है, तो वहाँ पर वो पूछ लेंगे कि जो शोर शब्द है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया, क्या मतलब क्या शोर का। तो वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी रहेगा कोस्ट लाइन, कोस्ट, और फिर एक ऑप्शन रहेगा सपोर्ट। तो अगर आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग पे जाओगे तो आप क्या लगा दोगे? कोस्ट या कोस्ट लाइन। पर अगर आप एडिटोरियल के मीनिंग पे जाओगे तो आप लगा दोगे सपोर्ट। यही होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास चोपी वाटर्स। चोपी वाटर्स मतलब क्या है? जो इसकी हेडलाइन भी, हमारे जो एडिटोरियल है ना, उसकी हेडलाइन भी, मतलब टर्बुलेंट वाटर, अस्थिर वाटर, बिल्कुल।
अगर आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी हो, वहाँ पर जो बहुत सारे शिप्स रहते हैं, है ना, कार्गो शिप्स रहते हैं जिसमें बड़ा सामान जाता है, वो बहुत सी बार टर्बुलेंट वाटर्स में फंस जाते हैं, जहाँ पर जो ओशन रहता है बहुत ही अस्थिर रहता है। टर्बुलेंट वाटर्स, रफ, ये सिर्फ चोपी का मतलब बता रहा हूँ मैं ना, वाटर उसके साथ में है, क्योंकि एडिटोरियल में हमारे पास साथ में हो, ठीक, ROUGH, रफ, ठीक, रफ सीज, टर्बुलेंट सीज, इस तरह से हम बोलेंगे। एंटोनियम की बात करें, हमारे पास है एंटोनियम्स में काम, स्मूथ, ये सब हमारे एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अब चोपी वाटर क्या है, ये भी एक मेटाफोरिकल टर्म है, मेटाफोरिकल टर्म, ठीक है, किस रेफरिंग टू टर्बुलेंट और डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब आपके ज़िंदगी में या फिर आपके लाइफ में ऐसे समय आता है जब आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं, कठिन परिस्थिति जब हम बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो चोपी टाइम्स बोल सकते हो ना, कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, ठीक है। ये सब चोपी वाटर्स के सिनोनियम और एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। जैसे एक परसिस्टेंट निकला है परस्यू, कि जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सी बार, आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स, आई एम परस्यूइंग, तो मैं ले रहा हूँ, मैं इस कोर्स में इंडल्ज हूँ, ये वहीं से एक शब्द निकला है। परसिस्ट का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू परस्यू, टू एंड्योर, एंड्योर भी होता है, परसिवियर, ठीक है, परसिवियर। वहीं एंटेनेंस की बात करें हम, ये सारे सिनोनिम्स है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट है। एंटोनिम्स की बात करें तो सीज होता है टू स्टॉप, सीज, हॉल्ट, है ना, हॉल्ट, स्टॉप, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अबैंडन, हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो बने रहना, बने रहना या बना रहना, ठीक। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, डिस्पाइट द चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू परसिस्ट इन हर परस्यूट ऑफ एक्सलेंस, भाई चैलेंजेस के बाद भी वो अपने एक्सलेंस के लिए बने रहे, टू सीक एक्सलेंस, टू परस्यूट एक्सलेंस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अच्छा, वर्ड्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब हम आ चुके हैं एडिटोरियल पे। देखो, चोपी वाटर्स, टर्बुलेंट वाटर, यहाँ आ गया ना, हेडिंग है हमारे पास चोपी वाटर्स ऑन इंडिया मोल्डिव्स टाइज। तो ये जो आर्टिकल है वो इंडिया मोल्डिव टाइज के बीच में है, पर है, इंडिया मोल्डिव्स टाइज के बीच में पर है। इंडिया एंड द मोल्डिव्स मस्ट परसिस्ट विथ क्वाइट डिप्लोमेसी टू रीसेट टाइज। तो भाई जो हेडिंग वो सजेस्ट कर रही है, इट इज़ सजेस्टिंग, हेडिंग का जो नेचर है वो क्या है, सजेस्टिंग है, मस्ट। तो जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया और मालदीव्स को क्या करना चाहिए, एक चुपचाप अंदर के अंदर डिप्लोमेसी रहनी चाहिए, बातचीत चलती रहे, ताकि जो उनकी जितनी भी टेंशन है उनको रीसेट कर सके, उनके टाइज है, उनके जो रिलेशन है वो नॉर्मल कर सके। जनवरी 25 का हमारा आर्टिकल है। लेट्स कंटिन्यू विद द आर्टिकल। Within weeks of the India Maldives showdown over derogatory remarks by Maldivian ministers and the call for Indian tourists to boycott the archipelago, as well as the tussle over Indian troops stationed in Maldives, Delhi and Malé, are dealing with another controversy। तो भाई ये पूरा बता रहा है कि जो अभी हाल ही में कुछ वीक्स में, अभी कुछ ही सप्ताह में, जो भी इंडिया मालदीव्स के बीच में जो टेंशन हुई है, जो भी जो 3 मिनिस्टर्स थे उन्होंने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स ना दिए थे मिस्टर मोदी और इंडिया के बारे में, तो वो चीज़, और फिर इंडिया में भी जो इंडियन टूरिस्ट ने क्या करा, आर्कीपेलगो, आर्कीपेलगो का मतलब है मालदीव्स, जो जो क्या है, जो आइलैंड्स का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो जो आइलैंड का समूह है मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात हुई, जो इंडिया के अंदर कॉल कॉल तो इंडिया के अंदर जो बात हुई थी कि बॉयकॉट करो मालदीव्स को। और ये एक और चीज़ थी इसमें इंक्लूडेड थी, इंडियन ट्रूप्स है, जो इंडियन मिलिट्री मालदीव्स में है, वो अलग रीज़न, वो अलग बात है कि वो है किस लिए वहाँ पर,
उसको भी लेकर मोल्डिव्स में एक सेंटिमेंट है कि ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं, और यही सब एक कंट्रोवर्सी को लीड करते हैं। दिस टाइम इट इज़ ओवर द चाइनीज़ रिसर्च शिप। देखो यहाँ पर जो रिसर्च है ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिसर्च, यहाँ पर ऑथर बताना चाहता है सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है ये। जब कोई सी चीज़ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हो और वो कोई डायरेक्ट स्पीच ना हो, किसी ने कुछ कहा और उसका वाक्य नहीं, जैसे कोट है, जैसे गांधी जी ने एक कोट कहा कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जैसे एन आई फॉर एन आई, ये जो भी है गांधी जी ने कहा, इसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे। तो ये एक कोट हो गया, डायरेक्ट स्पीच है कि गांधी जी ने ऐसे कैसे शब्द कहा। पर कोई सा अगर शब्द या फिर कोई सेंटेंस जो कोई डायरेक्ट स्पीच ना, उसके बाद भी डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया, तो इसका मतलब होता है उसका एक मीनिंग के अलावा दूसरा मीनिंग है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला दिस टाइम इट इज़ ओवर द चाइनीज़ रिसर्च शिप। अब चाइनीज़ वाले के लिए कह रहे हैं कि रिसर्च शिप है, कि भाई हम जो समुद्र में जो रिसर्च वगैरह होते हैं, जो क्लाइमेट की रिसर्च होती है, वो हम उसके लिए शिप है। पर इंडिया और बाकी देश जानते हैं कि चाइना क्या करता है, रिसर्च की आड़ में स्पाई करने की कोशिश करता है आसपास के जो देश है, खासकर इंडिया, क्योंकि उसके पड़ोस में जितने भी देश हैं जो साउथ एशिया में है, इंडिया ही सबसे ताकतवर देश है, और उसका जो राइवल है वह इंडिया भी है, वही इंडिया है। तो इंडिया पे स्पाई करने के इंडिया भी जानता है और वर्ल्ड भी जानता है कि चाइना की जो रिसर्च शिप रहती है वो किस तरह की रहती है। तो जो चाइनीज़ रिसर्च शिप है, क्या नाम है शिप का, जियांग यांग होंग 03। तो जियांग यांग होंग 3 जो है ये रिसर्च शिप का नाम है। दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू डॉक इन माले इन फेब्रुवरी। और ये माले जो है, जो मालदीव्स की राजधानी है, वहाँ पर डॉक करने वाली है। कब तक, फेब्रुवरी में, ये उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया हैज़ मेड इट कंसर्न्स ओवर चाइनीज शिप्स इन द इंडियन ओशन क्लियर। और इंडिया ने अपने कंसर्न्स पहले मालदीव्स को बता दिए हैं, ठीक है, चाइनीज शिप को लेकर। आफ्टर ऑब्जेक्टिंग टू विजिट्स बाय चाइनीज रिसर्च, देखो फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड को, रिसर्च वेसल टू श्रीलंका। और चाइना ने क्या करा था, श्रीलंका में भी रिसर्च वेसल के नाम पे अपनी शिप भेजी थी, और वहाँ पर भी इंडिया ने क्या करा था, ऑब्जेक्ट करा था। Vessels to Sri Lanka, New Delhi managed to ensure that Colombo banned from 2024 all foreign research ships that are believed to collect data for military and civilian purposes from docking there। और दिल्ली ने इंश्योर किया, दिल्ली मतलब इंडिया, देखो और आर्टिकल में ऐसे लिखा जाता है, राजधानी का नाम लिखा जाता है रेदर देन इंडिया डायरेक्टली कंट्री का नाम लिखा जाए। तो न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने काफ़ी मैनेज कर लिया कि कोलंबो से बोला कि भाई यहाँ पर जितनी भी रिसर्च शिप्स है वो यहाँ डॉक ना हो, डॉकिंग देयर। फॉर न्यू दिल्ली द वेलकम मेड फॉर चाइनीज शिप्स एट अ टाइम द न्यू गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट Muizu has scrapped the Indian Maldives hydrography agreement has played out as a rebuff। rebuff का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट, ठीक। अभी न्यू दिल्ली के लिए है, फॉर न्यू दिल्ली द वेलकम मेड फॉर चाइनीज शिप्स। अब जो चाइनीज शिप्स के लिए जो वेलकम मेड बिछाई थी, ठीक, कौन से टाइम पे, जब प्रेसिडेंट म्यूजियू ने क्या करा, जो इंडियन मालदीव्स हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया। माले ऑल्सो सॉरी Male also welcomed a visit by the commander of the United States Indo-Pacific Command who presented equipment। और माले ने क्या करा, जो कमांडर है यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड, उनको भी वेलकम किया, किस लिए, इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रेजेंट सम इक्विपमेंट। दैट द डेवलपमेंट्स फेलो other setbacks beginning with Mr. Muizu electoral win last year after he ran with an India Out campaign slogan. His government plans to push out India personnel and his decision to prioritize visits to Turkey, the UAE and China have made it more worrying। देखो क्या होता था, जब भी मालदीव्स का कोई प्रेसिडेंट बनता था तो उसकी फर्स्ट विजिट मोस्टली इंडिया में होती थी, क्योंकि इंडिया ही उसका सबसे बड़ा जो नेबर है। एक तो वो जितनी भी हेल्प मालदीव्स को मिलती है वो मोस्टली इंडिया से मिलती है। तो जितने भी उसके प्रेसिडेंट रहते थे वो सब कहाँ विजिट करते थे, सब इंडिया को विजिट करते थे। माले जो मालदीव्स वाले प्रेसिडेंट रहते सब इंडिया को विजिट करते। पर इस बार क्या हुआ, जब से मुइज़ू बना है, जब से मुइज़ू सॉरी मिस्टर मुइज़ू जब से प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया अभी तक विजिट किया ही नहीं। इंडिया को उन्होंने चूज़ ही नहीं किया, क्योंकि उनका जो पूरा कैंपेन था, पॉलिटिकल कैंपेन, जिस चीज़ पर जीत कर आए वो इंडिया आउट कैंपेन पे जीत कर आए। तो वो कैसे अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इंडिया को पहले चूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है,
वो तुर्की को विजिट करेंगे, है ना। ये टर्की नहीं रहा, नो इट इज़ नो मोर टर्की। टर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की कर दिया, तो तुर्की को विजिट करेंगे, देन यूएई को विजिट करेंगे एंड चाइना को विजिट करेंगे। और चाइना वो एक बार विजिट कर चुके हैं। और ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए परेशानी वाली बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, it is significant that despite Mali's pushback and hyper-nationalist calls within India, New Delhi has not stopped engaging the Moise government. अभी देखो ये सब होने के बाद यही डिप्लोमेसी होती है कि इतना सब होने के बाद भी पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और ये पब्लिक ने खूब ट्विटर पर ट्रेंड चला, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि बॉयकट मॉलडीव्स वगैरह। उसके बाद भी क्या होता है कि बैक चैनल से जो दोनों कंट्रीज रहती है वो अपने डिप्लोमेसी संपर्क बनाए रखती है, डिप्लोमेसी रिलेशनशिप बनाए रखती है। यहीं पर ये बोला कि भाई माले का इतना पुशबैक होने के बाद भी, इंडिया आउट कैंपेन चलाने के बाद भी, और इंडिया में भी जो हाइपर नेशनलिस्ट कॉल्स है, हाइपर नेशनल मतलब थोड़ा इलॉजिकली सोचना, हाइपर नेशनलिस्ट हो जाता है। वहाँ पर जब कॉल्स इंडिया में भी आए कि भाई बॉयकॉट मॉलडीव्स दैट, तो उसके बाद भी न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने अपने जो एंगेजिंग है, जो मोइजू से एंगेजमेंट, वो रोकी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट मिस्टर मोइजू इन दिसंबर एंड सेट अप अ हाई लेवल कोर ग्रुप फॉर बायलेटरल नेगोशिएशंस ऑन ट्रिकी इश्यूज। जो भी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट से, जो भी ओशन वैसे तो है नहीं, पर जो भी बायलेटरल जो भी ट्रिकी इश्यूज है उन पे दिसंबर में मिस्टर मोदी और मोइजू मिले थे और उन्होंने एक हाई लेवल कोर ग्रुप बायलेटरल नेगोशिएशन किए। ठीक, उन्होंने एक मीटिंग करी। और अभी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे मिस्टर एस जयशंकर, वो भी मिले हैं अपने काउंटर पार्ट से। लास्ट काउंटर पार्ट मतलब होता है यहाँ पर एस जयशंकर जो हमारे हैं विदेश मंत्री हैं, तो उसी तर्ज पे वहाँ पर कोई पोजीशन होगी, कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर होंगे, तो उनसे वो भी लास्ट वीक मिले हैं। इट इज़ होप दैट both sides realize that their tensions are merely symptom of problems that could get larger। और अभी उधर सजेस्ट कर रहा है, अभी उधर प्रे कर रहा है, लाइक ही इज़ होपिंग दैट दोनों साइड ये समझे कि जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं ये कोई बड़ी समस्या ना पैदा कर दे। ये वन अ रीजनल पावर दैट एस्पायर्स टू बी ए ग्लोबल पावर। अभी इंडिया की बात करें कि भाई एक रीजनल पावर है साउथ एशिया में, इंडिया से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो एक रीजनल पावर है इंडिया, और वो चाहता है कि वो एक ग्लोबल पावर बने। एंड द अदर रीजन आर्केपेलगो वही ग्रुप ऑफ आइलैंड है। मॉलडीव्स की बात करें कि एक जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो डिपेंडेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक एंड रीजनल सिक्योरिटी नीड्स ऑन एक्सटर्नल, और जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा है और कोई बहुत बड़ी ज़मीन भी नहीं उनके पास, तो अपनी जो नेसेसिटीज़ रहती है उसके लिए बाहरी देशों पर वो निर्भर करता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी देश यहाँ पर। वाइल सोवर्निटी इज़ पैरामाउंट फॉर एनी कंट्री, और सभी अपनी संप्रभुता, ठीक है, सब अपनी भाई इज्जत बचाना चाहता है, सभी अपनी इज्जत प्यारी रहती है, तो पैरामाउंट मतलब सर्वोपरि। फॉर एनी कंट्री इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट टू साइड्स सी द बेनिफिट ऑफ डेंटे ओवर कन्फ्रंटेशन। डेंटे का मतलब मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि संधि करना, एक दूसरे को लपासना, ये सब होता है कि हम कॉन्फ्रंटेशन न करें, हम झगड़े न करें, फ्रेंडशिप, डेंटेड मतलब अफेक्शन, फ्रेंडशिप, हम फ्रेंडशिप को बनाए रखें, ये दोनों साइड्स को देखना चाहिए। ऑथर इज स्टिल सजेस्टिंग फॉर इंडिया whose neighborhood first policy focuses on helping according to its neighbors' priorities, it is ungainly to be seen as fostering its military that has carried out humanitarian operations on the Maldives। अब ये बोल रहा है ऑथर, बोल रहा है इंडिया के बारे में कि इंडिया की हमेशा पॉलिसी रही कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी। जब मोदी जी सत्ता में आया था तो उन्होंने भी बोला था नेबर फर्स्ट पॉलिसी, तो ये इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही कि भाई उसके आसपास के जितने भी नेबर हैं उनकी प्रायोरिटीज़ को देखना और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना। और इंडिया भी नहीं चाहेगा कि वो कोई उसकी जो मिलिट्री है उसको किसी को थोपे, फोस्टिंग मतलब किसी को उसके मिलिट्री को थोपे, ये उसके लिए ये जो अपोजिट सर्कमस्टांसेस पैदा करेगा। और ये दिखता भी है, दैट इज़ एविडेंट, क्योंकि इंडिया क्या करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचाता है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस पहुंचाता है। इवन टर्की तो हमसे हमारा नेबर भी नहीं है, वो दूर है। फिर जो टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तब भी हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, जो इंडिया ही था जिसने पहले रिस्पॉन्ड किया था और लार्ज स्केल पे एक ऑपरेशन उन्होंने कंडक्ट किया था ऑन द Maldives। फॉर द Muisi गवर्नमेंट दैट जस्ट लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट इलेक्शन फॉर माले मेयर, the impacts of the animus with the India on upcoming
मजलिस इज पार्लियामेंट्री, मजलिस इलेक्शन शुड ऑल्सो बी अ वरी। अब ये इंडिया के बारे में बात कर दी उनने। देखो पहले जब भी राइटर ऐसे करता, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, उसने इंडिया के बारे में बात कर दी कि भाई इंडिया अभी एफोर्ड नहीं कर सकता, जो उसके नाइबर फर्स्ट पॉलिसी है उसको देख रहा है। अब उसके बाद उसने ऑथर ने क्या करा, अब मोदी गवर्नमेंट पे शिफ्ट कर दिया कि मोदी गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी सिग्निफिकेंट इलेक्शन लॉस किया है। कहीं में जो माले में जो मेयर है, माले जो राजधानी है मालदीव्स की, उसमें जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, वो जो मोदी गवर्नमेंट है वो हार गई है। ठीक है। इन दैट सेंस द मालदीव्स डिसीजन टू इनवाइट द सियांग यांग होंग 03, ये रिसर्च शिप जो चाइना की है, बट नॉट टू अलाउ इट मोर देन अ रूटीन पोर्ट कॉल इज होपफुली अ साइन दैट क्वाइट डिप्लोमेसी इज वर्किंग। और अभी इसी को देखते हुए जो मुइज़ी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि उसने क्या करा कि एक रूटीन पोर्ट कॉल के लिए बोला है, बाकी उससे ज़्यादा देर या फिर उससे ज़्यादा समय तक उसको डॉक करने के लिए इजाज़त नहीं मिली। तो ये जो होता है वो बोल रहा है कि ये एक साइन, ये एक सिग्नल है कि जो क्वाइट डिप्लोमेसी है इंडिया और मालदीव्स के बीच में वो वर्क कर रही है। ऐसा ही होता है कि भाई ऊपर कुछ और दिखता है और अंदरूनी कुछ और चलता है। अ रेशनल अप्रोच इज मोर लाइकली टू शोर ट्रबल्ड बायलेटरल टाइज आउट ऑफ द चॉपी वाटर। देखो यहाँ पर शोर मतलब होता है सपोर्ट, और यहाँ चॉपी वाटर, दोनों ही मेटाफोरिकली यूज़ किया है। चॉपी वाटर यूज़ किया है इसलिए शोर यूज़ कर दिया कि भाई जो रेशनल अप्रोच है, जो लॉजिकल अप्रोच है, वो जो चॉपी वाटर्स है उन दोनों में जो बायलेटरल टाइज है, जो भी चॉपी वाटर्स मतलब जो अभी ये सिचुएशन चल रही है, मालदीव्स कह रहा है इंडिया आउट और इंडिया कह रहा है कि बॉयकॉट मालदीव्स। तो ये जो चॉपी वाटर की सिचुएशन है, इसमें जो बायलेटरल टाइज जो दोनों के संबंध बनेंगे उसको शोर प्रोवाइड करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यही था हमारा आज का जो फर्स्ट पैराग्राफ। अगर आपको किसी को इसमें और कोई डाउट हो तो आप एक बार दोबारा देखिए। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ शिकायत हो, कुछ डाउट हो तो बता सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कि आप इसको प्री से भी लिखना सीखिए। ठीक है, जैसे ये हमारा है, हमने पूरा सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड हमने इसको देखा है। अब जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह होता है जिसमें ऐसे पैराग्राफ वगैरह आते हैं, ऐसे वगैरह आते हैं, तो इसका एक प्री से लिखना पड़ता है। ठीक, PRECIS, प्री से हमको लिखना पड़ता है। तो मोर देन 50 एंड लेस देन 65 ऐसा वर्ड्स रहता है, बिटवीन 55 to 65 वर्ड्स हमें लिखना रहता है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं वो हम ना मेंशन करें, हम वर्ड टू वर्ड लिखें कि भाई जो अभी हाल ही के जो टेंशन चल रहे हैं, अगर हम बात करें तो अभी हाल ही के टेंशन चल रहे हैं, उसमें मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक बैक चैनल कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, उसमें कोशिश करी जा रही है कि जो रिश्ते हैं वो थोड़े से सुधारे जाएं। इसको लेकर यही क्रक्स है, जो इसकी समरी है ना, कि भाई जो भी ऊपर से जो ओशन है वो भले ही चोपी दिख रहा है, टर्बुलेंट ओशन दिख रहा है, पर अंदर जो अंडर द ओशन है वो कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा कि जो रिलेशन है वो वापस नॉर्मल किया जाए। और वो दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि उसका एग्जाम्पल उसमें क्लियर है कि जो चाइना की जो रिसर्च शिप है, जो शेंग यांग होंग 3 है, उसको डॉक करने की परमिशन तो दी है, पर ज़्यादा लंबे समय के लिए डॉक करने के लिए नहीं दी है मालदीव्स ने। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का प्रभाव दिखता है। यही था आज का हमारा एनालिसिस एडिटोरियल का, फर्स्ट एडिटोरियल का। सेकंड एडिटोरियल भी मैं अभी डालूंगा जल्दी, उसको भी देखिए, सेकंड पार्ट एडिटोरियल का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और शिकायत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।